हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि रोज़ सुबह 6 बजे होगी और यह कंटिन्यू होगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। यह इंपॉर्टेंट होगा सीटेट केबीएस और आने वाली सुपर टेट की वैकेंसी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन होंगे कंप्लीट। इसमें कंप्लीट 30 क्वेश्चन की बात की जाएगी और इसमें कंसेप्ट के साथ साथ इसमें पेडागॉजी भी डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन, बात करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की या फिर तालमेल बैठाने वाले की। तो इस कंडीशन में जो शिक्षक की भूमिका होगी वो कैसी होगी, आप देख पा रहे हैं। सुगमकर्ता की भूमिका होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसती मानसिक क्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? किसकी? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें से दूसरा वाला है निम्न औसती मानसिक क्रियाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या फिर अंतर्निहित संभावित दंड। तो किस तरह से होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ता की व्यक्ति विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो क्या होगा? विविध प्रकार की अधिगम जो परिस्थितियां हैं उनको उपलब्ध कराना, यानी कि किस किस तरह से बच्चा सीख सकता है, उस तरह की माहौल, उस तरह का टेम्परेचर जो है उपलब्ध कराना चाहिए शिक्षिका को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटेट की एक खासियत क्या है कि जो भी ऑप्शन किसी स्टूडेंट, यानी कि आप मान के चलेंगे कि कोई भी ऑप्शन यदि स्टूडेंट्स के अपोजिट है, उसकी बुराई कर रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है सीटेट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षार्थियों यानी कि अधिगम, ये तो क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखना है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सही नहीं है पूछा गया था, तो ये तीसरा वाला ही क्या होगा? सही हो जाएगा। बाकी की तीनों तीनों, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, लेकिन तीसरा वाला करेक्ट नहीं है, इस वजह से ही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ये तो सरासर गलत है। आकलन शिक्षण अधिगम में क्या है? एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण जो अधिगम है उसी की एक प्रक्रिया है क्या? आकलन। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सामयिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। पूछा गया है कौन सा जिसमें से चिंतन है सृजनात्मकता से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन।
बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइदगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तीसरा है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और चौथा है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, यानी कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा क्या होती है, वो सीखते हैं, यानी कि अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। बड़ा जो करेगा, मान लीजिए घर के बड़े हैं या फिर उनका उस बच्चे का कोई भाई है, ठीक है, ये जो करेगा वो बच्चा उसको जल्दी से अनुकरण कर लेगा, वो भी करने की कोशिश करेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, जो भी आसपास देखते हैं उसी के अनुसार वो सीखते हैं या फिर क्रिया करते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़े के द्वारा किया गया ज्ञान भरा जाता है। तीसरा है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और चौथा है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। क्या करेंगे, बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी होते हैं। वो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और यानी कि अपनी क्षमताओं का विकास कर उपयोग करेंगे। यानी कि कोई बच्चा है वो आसपास जो चीज़ देखेगा सबसे पहले उसको कोशिश करेगा खुद से जानने का, यदि नहीं जान पाएगा तो पूछेगा कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये जरूर करेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। चौथा है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो बच्चों की जो त्रुटियां उनके सीखने की क्या एक प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो एक बार, यानी कि इसे होता क्या है, मान लीजिए साइकिल चला रहा है कोई बच्चा, या फिर कुछ और लेते हैं, मान लीजिए एक गिलास, कोई सामान है जो उसको कहीं रखना है, वो एक बार में नहीं रख पाएगा, दोबारा रखने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, वो उस प्लेस पे उस जगह पर रख लेगा, यानी कि 3-4 बार करेगा तो वो रख लेगा। लेकिन यदि आप उसको पहले ही डांट देंगे कि ऐसा मत करो, वो करो, तो वो फिर डर जाएगा और फिर दोबारा कोशिश नहीं करेगा। तो क्या होगा, बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या है, एक अंग है। बच्चे अगर त्रुटि कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं उससे। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या है, ये सरासर दोनों के दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। जो इनमें से दोनों दोनों के दोनों गलत हैं और ये सही नहीं है, इसका 2 ऑप्शन छूट गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके यानी कि किस तरह की विभिन्नता है? अभिक्षमता, अधिगम शैली, परावर्तक परावर्तकता स्तर या फिर मूल्यों का स्तर, यानी कि किस तरह की इसमें विभिन्नता है। तो क्या हो जाएगा, अधिगम शैली की क्या है, उनमें विभिन्नता है। एक शांत अकेले पढ़ना चाहता है और एक ग्रुप में पढ़ना चाहता है, दोनों की अलग अलग अपनी अधिगम शैली है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। भारत में भाषिक विभिन्नता, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हाँ, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के
प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। दूसरा है, शिक्षा को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। या फिर चौथा है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए और ना तो वही भाषा अपनाई जानी चाहिए जो उनकी मातृभाषा हो। क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि छोटा बच्चा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। तीसरा है, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। और चौथा है, हमारे आसपास का वातावरण। है क्या? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यहाँ बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन है? सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पा सकते हैं। चौथा है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो क्या हो जाएगा? जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। और आज 10 बजे आएगी EVS यानी कि पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट, उसको भी जरूर वॉच करें। धन्यवाद।